आज मेरे शौहर रात को घर नहीं आए थे। मैं सोई हुई थी जब मुझे महसूस हुआ मेरे कमरे में कोई है। मैं उठी और लाइट जलाई तो मेरे कमरे की खिड़की खुली देखकर मैं फौरन उठकर वहां तक गई तो देखा वहां कोई नहीं था। मैंने वापसी खिड़की बंद की और सोने के लिए बेड पर जाने ही लगी थी जब कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिला। कमरे से बाहर जाकर देखा तो घर की लाउंज की लाइट जल रही थी। मैं ये देखकर डर गई क्योंकि मैं तमाम लाइट्स बंद करके फिर कमरे में गई थी, पर सोचा कि शायद आज मैंने लाइट्स बंद ना की हों। मैं उनको बंद करके वापस कमरे में आके सो गई। सुबह आंख खोली तो देखा मेरे शोहर भी सो रहे थे। ना जाने वो किस वक्त आए थे, मुझे मालूम ही नहीं हुआ क्योंकि मेरे शोहर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो अक्सर रात को देर से घर वापस आते थे, कभी कभी तो घर ही नहीं आते थे। मैं उनसे पूछती तो वो काम की मसरूफियात का बहाना बनाकर टाल देते। फिर मैंने पूछना ही छोड़ दिया था। सोचा कि बिजनेसमैन है, मसरूफियात होंगी। पर कुछ दिन से रूनुमा होने वाले वाकयात ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। उस दिन मेरी काम वाली नहीं आई थी तो मैंने खुद ही मशीन लाकर कपड़े धोए थे और उनको बालकनी में जाकर सुखा रही थी जब ऊपर वाले फ्लोर से एक दुपट्टा आकर सीधा मेरी बालकनी में गिरा था। मैंने उस दुपट्टे को उठाया। वो लाल रंग का दुपट्टा था। मैं समझ गई ये ऊपर वालों के घर की तरफ से गिरा है, इसीलिए दुपट्टा लेकर उनके घर चली गई। दरवाजे पर बेल दी तो एक मर्द ने दरवाजा खोला और वो मुझे घूरने लगा जैसे मेरा आना उसको पसंद ना आया हो। उसने जब मुझसे आने का मकसद पूछा तो मैंने कहा कि ये दुपट्टा आपके घर से मेरी बालकनी में गिरा है, ये देने आई हूँ। तो उसने रूखा सूखा जवाब दिया, ये हमारा दुपट्टा नहीं है, गलतफहमी हुई है आपको। वो देखने में कुछ अजीब लग रहे थे और जवाब देकर वो दरवाजा बंद कर रहे थे जब मैंने बदहवासी में उनको बुलाया कि मेरी बात तो सुने, ये आपके ही घर से गिरा है। मेरे कहने पर वो शख्स मुझे घूरने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर एक औरत आई। उसने बड़ी खुश दिली से पूछा कि आप कौन हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आपके नीचे वाले फ्लैट में रहती हूँ, ये आपका दुपट्टा गिर गया था। पर हैरत की बात कि उसने इनकार कर दिया कि ये उसका दुपट्टा नहीं है, जबकि मैं यकीनन कह सकती थी कि ये उन्हीं के घर से आया था। उन्होंने जब साफ इनकार कर दिया तो मैं वापस अपने घर आ गई और उस दुपट्टे को अपने अलमारी में रख दिया। अगले दिन जब मेरे शोहर काम पर गए तो मेरे घर में काम वाली आई थी। वो एक दिन छुट्टी करने के बाद आई थी। वो बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि मुझे मार्केट में कुछ काम है, मैं जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। तो उसने मुझे मुतमईन किया और यूं मैं बाहर आ गई। इत्तेफाक से उसी वक्त लाइट चली गई तो मुझे लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से उतरना पड़ा। जब मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई तो पार्किंग की तरफ बढ़ गई जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी को देखते ही मुझे याद आया कि मैं तो चाबी लाना ही भूल गई हूँ। सोचा वापस कैसे जाऊं, लाइट भी नहीं है तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। इसका हल ये सोचा कि नौकरानी को फोन कर देती हूँ। उसको फोन किया और कहा कि गाड़ी की चाबी मेरे कमरे से उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दे। नौकरानी ने गाड़ी की चाबी जैसे ही नीचे फेंकी, मैं उस वक्त ऊपर ही देख रही थी जब मेरे कमरे के ऊपर वाले फ्लैट की बालकनी से कुछ उड़कर बाहर आया और वो सीधा मेरे कदमों में गिर गया था। पर ये क्या था? ये तो वही दुपट्टा था जो कल भी गिरा था, पर वो तो मैंने अपनी अलमारी में रखा था। फिर ये कैसे गिर गया था? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो दुपट्टा उठाने वापस अपने घर की तरफ चली आई। मुझे यूं आता देखकर काम वाली हैरान हो गई। मैंने उसे कुछ ना कहा और अपने कमरे में आ गई। जब वहां दुपट्टा ढूंढना चाहा तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि दुपट्टा वहां से गायब था। मैंने अब तो आंखों से देखा था कि ये दुपट्टा ऊपर वालों के घर से ही गिरा था, इसलिए उनको देने चली गई। सोचा आज दे ही आऊंगी, पर हैरत की इंतहा तब हुई जब आज भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये दुपट्टा उनका नहीं है। पर मैंने अपनी आंखों से उनके घर से ये दुपट्टा गिरते देखा था, इसलिए मैं जिद करने लगी कि ये आप लोगों का ही है। इतने में मेरे शोहर भी वहां आ गए और मुझे उन्हें देखकर हैरत हुई थी क्योंकि वो तो अक्सर रात को देर से आते थे, तो आज दिन में कैसे आ गए थे? मुझे उनके साथ बहस करते देखकर मेरे शोहर ने मामला पूछा तो मेरे बताने से पहले ही उन लोगों ने उन्हें बता दिया। मैंने उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैंने इनके घर से ही इसको गिरते हुए देखा है और फिर कल का वाकया भी उनको बता दिया और फिर ये भी बताया कि कैसे मैंने उस दुपट्टे को पहले अपने अलमारी में रखा था और ये दुपट्टा वहाँ नहीं था बल्कि आज फिर उनके घर से ही गिरा है। तो वो लोग मुझ पर गुस्सा करने लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरे शोहर मुझे समझाकर घर वापस ले आए
اور ان سے معافی بھی مانگی کہ میری بیوی کو غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن مجھے تو غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، میں سچ کہہ رہی تھی۔ پھر وہ لوگ کیوں میری بات کا یقین نہیں کر رہے تھے؟ گھر آ کر بھی میرے شوہر نے مجھے ڈانٹا کہ مجھے کیا ضرورت تھی ان سے بحث کرنے کی۔ میں چپ ہو گئی اور اس دوپٹے کو واپس اپنی الماری میں رکھ دیا۔ ہم پہلے ایک بنگلے میں رہتے تھے جو میرے شوہر کا تھا اور میں شادی کر کے وہاں گئی تھی۔ میرا نام مریم ہے جبکہ میرے شوہر کا نام جاوید تھا۔ ہماری شادی گھر والوں کی طرف سے ہوئی تھی۔ جاوید کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بس ان کی ایک ہی بہن تھی جس کی بدولت یہ رشتہ ہوا تھا۔ ہم بھی پہلے اسی شہر میں رہتے تھے، پر اچانک میرے شوہر نے شادی کے 2 مہینے بعد وہ گھر بیچ دیا اور مجھے دوسرے شہر لے آئے، یہ کہہ کر کہ اب ہم یہاں رہیں گے۔ میں نے اپنا بزنس اسی شہر میں سیٹ کر دیا۔ یہاں بھی انہوں نے ایک بنگلہ ہی خریدا تھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، پر وہ ذرا سنسان علاقے میں تھا جہاں کم آبادی تھی، اوپر سے میں ہوتی بھی تو اکیلی تھی۔ میرے شوہر تو صبح آفس چلے جاتے اور رات کو آتے تھے، اس وجہ سے ایک دن میں گھر میں ڈر گئی اور اتنا ڈری کہ باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے کمرے میں موجود ایک شخص کو دیکھا تھا جو بالکل سیاہ تھا۔ میں خوف زدہ ہو گئی اس کو دیکھ کر۔ اگلے دن شوہر کو بتایا تو اس نے گھر تبدیل کر دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کوئی فلیٹ نما گھر لے لیں جہاں آبادی ہو۔ پھر میرے کہنے پر انہوں نے واپس اپنے شہر چلنے کا کہا اور میں نے حیرانی ظاہر کی کہ ابھی تو ہم اس شہر آئے ہیں اور آپ نے اپنا بزنس بھی یہاں سیٹ کیا ہے، واپس جانے میں آپ کو بہت مشکل ہوگی۔ پر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں، اور یوں واپس ہم اپنے شہر آ گئے۔ انہوں نے وہاں پر ایک فلیٹ لے لیا جہاں ہم ابھی رہ رہے تھے۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ شروع کے 3 مہینے سکون سے گزر گئے تھے، مگر یہ چوتھا مہینہ میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا تھا میرے ساتھ کہ میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ ابھی دوپٹے والے واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے جب ایک روز میں گھر میں اکیلی تھی اور بور ہو رہی تھی، اسی لیے لاؤنج میں ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی۔ اچانک دروازے پر بیل ہوئی تو میں چونک گئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ میں آپ کے لیے بریانی لائی ہوں، میں آپ کے پڑوس میں رہتی ہوں۔ میں نے بھی اس لڑکی کو مسکرا کر دیکھا اور بریانی کی پلیٹ اس سے لے لی تھی۔ بریانی میں بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں اس لڑکی کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے واپس آ گئی۔ میں نے وہ بریانی رات کو کھائی تھی اور اس کے بعد سو گئی تھی۔ میرے شوہر ہمیشہ کی طرح آج بھی دیر سے آنے والے تھے۔ ان کی اس روٹین سے میں بہت پریشان تھی، ہمیشہ ان سے شکوہ بھی کرتی، پر وہ کہتے کہ مجھے بہت کام ہوتے ہیں، اب میں ان کو چھوڑ تو نہیں سکتا، کام تو ہر حال میں کرنا ہے۔ ان کی بات سے میں 100 بار متفق تھی، پر کام کا بھی تو وقت ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں ایسا کون سا کام تھا جو ختم نہیں ہوتا تھا۔ اسی سوچ و وچار میں کب سو گئی میں، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، اور کب میرے شوہر آئے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا۔ صبح میں نے کچن میں پڑوس والوں کے برتن دیکھے تو یاد آیا کل ان کو دینا بھول گئی تھی، سوچا ابھی دے آتی ہوں۔ میں جانے لگی تو شوہر نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ یہ برتن کل پڑوس والوں کے رہ گئے تھے، میرے پاس وہ بریانی بنا کر مجھے دے گئی تھی، اب ان کے برتن واپس کرنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلا کر اجازت دے دی۔ برتن لے کر میں پڑوسیوں کے دروازے پر گئی، وہاں ایک اڈھیر عمر کی عورت نے دروازہ کھولا تو میں نے شکریہ کے ساتھ برتن واپس کیے، لیکن انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور جو بات انہوں نے کہی اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ برتن ان کے نہیں ہیں اور نہ ہی انہوں نے میرے پاس کوئی بریانی بھیجی تھی۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا کہ ایک لڑکی یہاں سے آئی تھی، وہ مجھے دے کر گئی تھی، پر انہوں نے کہا کہ ہم نے کل کوئی بریانی ہی نہیں بنائی تھی۔ میرا دماغ گھومنے لگا ان کی بات پر کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس لڑکی کو بلائیں جو آپ کے ساتھ رہتی ہے، تو انہوں نے کسی کو آواز دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کل والی لڑکی میرے سامنے آئی اور اس عورت نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھ کر شکریہ ادا کیا، اب میں اپنی بات ثابت کر سکتی ہوں، پر وہ بھی سرے سے مکر گئی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے جانتی ہی نہیں اور نہ ہی کل وہ میرے پاس آئی تھی، وہ تو آج ہی اپنے ہاسٹل سے چھٹی لے کر آئی ہے، وہ تو کل یہاں تھی ہی نہیں۔ اس بات پر میرا سر چکرا گیا تھا۔ اپنے چکراتے سر کو تھام کر میں گھر آ گئی۔ مجھے یوں دیکھ کر میرے شوہر میرے پاس آئے اور حیرت سے مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے ان کو تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، پر وہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔
तब मैंने सारा माजरा उनको सुना दिया तो उन्होंने फिर मेरी बात को वहम करार दिया, लेकिन ये मेरा वहम नहीं था। न जाने क्या चक्कर था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और तो और मेरा शोहर भी मेरी बात नहीं मान रहा था, उसको वहम समझ रहा था। अब मैं किसको ये बात बताऊं? मुझे याद आया, मेरी नंद बहुत अच्छी थी। जब मेरे शोहर काम पर चले गए तो फौरन से मैंने अपना फोन उठाकर अपनी नंद को कॉल की, लेकिन आगे से फोन बंद जा रहा था। मैं उस तरफ से भी अब परेशान हो गई कि अब उनकी तरफ क्या हो गया था। मेरी जो नंद थी, उनके भी बच्चे थे और वो इंतहाई मसरूफ खातून थी। मैं अक्सर उनके घर जाती तो वो मुझे मिलती ही नहीं थी, कहीं न कहीं गई हुई होती थी। और उनके बच्चे भी स्कूल कॉलेज गए हुए होते थे। हमेशा उनके घर पर ताला होता था, जिससे मैं मायूस होकर लौट आती थी। और आज तो उनका नंबर भी बंद था। अपने भाई की तरह लगता है कि वो भी रात को घर लौटती होंगी। शायद काम की वजह से जब से मैं अपने शहर वापस आई थी, उनसे मिल ही ना सकी थी और ना ही बात हुई थी। मेरे शोहर जब काम से आए, आज वो वक्त से काम करके लौट आए थे, तो मैंने उनसे नंद का जिक्र किया तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया था, बस कहा मालूम नहीं। और मैं सोचती रह गई, भला इनको कैसे मालूम ना होगा, वो तो भाई हैं इनके। पर खैर, मैंने इस बात को भी छोड़ दिया कि अगर उनसे ज्यादा इस बात के बारे में पूछूंगी तो वो लड़ पड़ेंगे मुझसे। जबकि दिन ब दिन ऐसा कोई न कोई वाकया हो रहा था। अब तो मेरे साथ रात को भी वाकयात होने लगे थे। कोई तो था जो मेरे सोने के बाद घर में आता था, ना जाने कौन था। घर चेक किया तो घर में सारा सामान महफूज था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। फिर रात को कौन आया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन मैं पागल होने की हद तक थी इन अजीबो गरीब वाकयात रूनुमा होने की वजह से, जिनकी समझ मुझ में नहीं थी। अब तो मेरे पड़ोस मुझे देखते ही अपने घर के दरवाजे बंद कर देते थे, जैसे मैंने उनके घर में कोई चोरी की हो। कल भी मैं मार्केट कुछ सामान लेने गई थी। जब घर आ रही थी तो पड़ोस में दो फ्लैट के दरवाजे खुले हुए थे और दोनों ही पर ढेर उम्र औरतें खड़ी थीं। वो दोनों आपस में बातें करती बड़ी खुश लग रही थीं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो मैंने सलाम कर दिया, लेकिन वो दोनों मुझे देखकर नागवारी से अपने अपने फ्लैट के दरवाजे बंद कर कर गायब हो गईं। मैं इस बात पर कई दिन उदास और सोचों में गुम रही कि मुझे देखकर आखिर वो क्यों मेरे सलाम का जवाब दिए बिना ही नागवारी से अंदर चली गई थीं। मैंने क्या बिगाड़ा था उनका, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा था। मेरे शोहर मेरे लिए डॉक्टर को भी घर ला चुके थे, जो मेरा चेकअप करके गए थे। इन सब से तंग आकर एक दिन मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। मेरा इरादा कुछ दिन वहां ठहरने का था। शोहर से इजाजत ली तो उन्होंने खुशी खुशी इजाजत दे दी थी, इसलिए मैं बेफिक्र हो गई कि कुछ दिन अपने माँ बाप के घर सुकून से रहूंगी। मेरे घर में मेरे माँ बाप और दो भाई थे, एक शादीशुदा था और एक छोटा था। अपने छोटे भाई से मुझे बहुत मोहब्बत थी। मैंने छोटे भाई को अपने हाथों से पालकर बड़ा किया था, उसे खिलाया पिलाया था, तो इसलिए वो ज्यादा मुझे अजीज था। यहाँ मैं जब रह रही थी तो सुकून से थी। एक रोज मैं अपनी पड़ोस आंटी के साथ बात कर रही थी, जब नजमा जो बाजू वाले घर में रहती थी, वो मेरे लिए आलू वाला पराठा बनाकर ले आई और मुझे कहने लगी, ये लो मैं तेरे लिए बनाकर लाई हूँ, तू आलू वाला पराठा बड़े शौक से खाती है ना। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो पराठा लेकर अपने सहन में बैठकर खाने लगी और पराठा खाने के बाद प्लेट वहीं पर रख दी। रात के खाने पर अम्मी ने मुझसे पूछा कि ये बर्तन किसके हैं। तब मुझे याद आया कि ये नजमा ने इसमें मुझे पराठा दिया था। यूं मैंने अम्मा को नजमा का बताया तो अम्मा ने कहा कि वो खुद जाकर बर्तन दे आएंगी और अम्मा बर्तन लिए वहां से चली गईं। जब अम्मा घर वापस आई तो वो गुस्से में थीं। मेरे पूछने पर जो उन्होंने बात कही उसने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था। अम्मा ने कहा कि नजमा कहती है, मैंने तो आलू वाले पराठे नहीं बनाए थे और ना ही तुम्हारी बेटी को देने आई थी, और ये बर्तन उसके नहीं हैं। अम्मा की इस बात पर मुझे हैरत हुई थी। मैं फौरन पड़ोस वाली आंटी के घर गई। वो तो तब मौजूद थीं जब नजमा मेरे लिए आलू वाले पराठे ले आई थी, पर यहाँ भी मेरे होश उड़ गए थे जब उस आंटी ने इनकार कर दिया कि उस वक्त नजमा तो आई ही नहीं थी, तुम भूख का कहकर अंदर चली गई थी। उनकी बात पर मैंने अपने जहन पर जोर दिया। मुझे कहीं से भी ये याद नहीं पड़ता था कि मैंने ये अल्फाज कहे होंगे। मेरी इन हरकतों की वजह से सब मुझे पागल कह रहे थे। मैंने उनको अपने घर में होने वाले वाकयात भी बता दिए थे ताकि वो यकीन करें, पर अम्मा ने उल्टा मुझे समझाना शुरू कर दिया कि मैं किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊं, ये पागलों जैसी हरकतें करना बंद कर दूं।
कल को शोहर भी घर से निकाल देगा। ये कहकर मैं उनकी बात पर उन्हें देखती रह गई कि वो मुझ पर यकीन करने की बजाय मुझे गलत कह रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों मुझ पर कोई यकीन नहीं कर रहा था? मेरे साथ ऐसे अजीब वाकयात हो रहे थे और कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था। यहाँ रात को मैं सुकून से सोई थी, वरना अपने घर रात को भी धड़का लगा रहता था किसी के आने का। मैं जैसे ही नींद से उठी तो अम्मी कमरे में आई और मुझसे मेरी तबीयत पूछने लगी, मैं ठीक हूँ या नहीं। जब मैंने उनकी इस बात पर गुस्सा किया तो उन्होंने उसी वक्त एक डॉक्टर को बुला लिया। मैं चुपचाप बैठी रही। डॉक्टर मेरा चेकअप करके पर्ची पर कुछ मेडिसिन लिखकर मेरी माँ को देकर चला गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ आने के बाद अचानक किसी वजह से मैं अगले दिन ही घर वापस आ जाऊंगी। मुझे तो अपनी माँ ही पागल लग रही थी, इसलिए मैं उसी रोज अपने घर वापस आ गई थी। मैं जैसे ही अपने घर में पहुंची, वहां का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी रूह जिस्म से जुदा कर दी हो। मेरा बदन कांपने लगा था। सामने सोफे पर मुस्कुराता हुआ मेरा शोहर बैठा था, जिसने शायद मुझे अभी देखा नहीं था, और मैं अपने घर का माहौल देखकर खौफ से वहशत ज़दा हो गई थी। पूरा कमरा हथियारों से भरा पड़ा था और मेरे शोहर के हाथ में एक बड़ा सा हथियार मौजूद था और वो अपने साथ बैठे आदमी से बातें कर रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब मैंने उन्हें आवाज दी तो वो मुझे वहां देखकर हैरान हो गए और मुझसे इतनी जल्दी घर वापस आ जाने की वजह पूछ रहे थे। मैंने अफसोस भरी नजर उन पर डाली और अपनी बात पूछी कि ये सब यहाँ क्या हो रहा है, पर उन्होंने कहा कि तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। लेकिन मैं उस वक्त सख्त गुस्से में थी, वहीं खड़ी रही और उनसे बार बार सवाल करती रही। आखिरकार उन्होंने चीखकर जवाब दिया कि यहाँ उनकी एक अहम डील हो रही थी। उन्होंने कहा कि वो हथियारों की डील उनसे कर रहे थे। मेरा शोहर यही गैर कानूनी काम करता था, ये उनका बिजनेस था। ये बात मुझे अब मालूम हुई थी। मैं समझ गई उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैंने कहा, फिर जो मेरे साथ आजकल अजीबोगरीब वाकयात हो रहे हैं, इनमें भी आपका ही हाथ होगा। तब वो मुस्कुराए और हाँ में सर हिला दिया। तब मेरे ऊपर छत आ गिरी थी। आखिर मेरे साथ ऐसा करने का क्या मकसद था? तब वो कहने लगे कि तुम्हारे साथ दुपट्टे वाला वाकया हुआ, वो मैंने ही करवाया था। उस घर से दुपट्टा गिरता जरूर था, पर ये सिर्फ तुम्हारी नजर में दिखाने के लिए, ताकि तुम उनसे लड़ो कि ये उन्हीं का दुपट्टा है, पर वो उनका नहीं था। ये तो मेरे प्लान का हिस्सा था। अगले दिन काम वाली ने ही वो दुपट्टा निकाल कर तुम्हारे सामने फेंका था, मगर तुम्हें लगा कि आज फिर पड़ोस वालों के घर से गिरा है और तुमने मेरा काम मजीद आसान कर दिया। तुम पड़ोस वालों से जिद करने लगी इस बात पर, जबकि वो बिल्कुल अनजान थे। इससे वो वही समझे जो मैंने चाहा था, यानी कि तुम पागल हो। अगले दिन मैंने नाटक करके उनसे तुम्हारी तरफ से माफी भी मांगी और उनके शक पर मुहर भी लगा दी कि तुम पागल हो, कभी भी किसी भी वक्त ऐसी हरकतें करने लग जाती हो। फिर बिरयानी वाला वाकया हुआ था। उस लड़की को कुछ पैसे देकर उसके घर वालों से छुप कर तुम्हारे पास मैंने भेजा था, और अगले दिन तुम बर्तन देने उनके घर भी पहुंच गई थी। उसके माँ बाप को इस बात का कुछ पता नहीं था। यूं वो तुम्हें गलत समझने लगे। ऊपर से उस लड़की ने मेरे कहने पर तुम्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। यूं तुम उनकी नजर में भी पागल बन गई। भी कुछ खौफ ज़दा करना था, ताकि तुम्हारा अगले दिन जब डॉक्टर चेकअप करे तो उसको तुम खौफ ज़दा मिलो और वो आसानी से मेरी बताई हुई बात पर यकीन करके मुझे रिपोर्ट बनाकर दे दे, जिनमें लिखा हुआ होगा कि तुम पागल हो। ऐसी पागल जो कभी भी किसी भी वक्त जो मुंह में आए बोल सकती है, क्योंकि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं। यूं कुछ पैसे देकर तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सामने भी पागल साबित कर दिया, और मैंने ये सब इसलिए किया ताकि कल को तुम मेरी बीवी हो, मेरा सच जान लो और पुलिस को बताओगी तो मेरे पास ये सबूत होगा कि मेरी बीवी पागल है। इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, किसी भी वक्त कुछ भी बोल देती है और फिर पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम मुझ पर शक करने लगी हो और अनकरीब मेरा सच भी जान लोगी। अब यहाँ पर सब लोग तुम्हें पागल समझते हैं, और तो और उनकी कोई बहन भी नहीं थी। पैसे देकर एक औरत को वो अपनी बहन बनाकर हमारे घर ले आए थे, क्योंकि मुझे उन्होंने एक बार बाजार में देखा था और मैं उन्हें बहुत पसंद आई थी, और मुझसे शादी के लिए उन्होंने एक ड्रामा किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं शोहर से झगड़ा करके अपने घर वापस आ गई और सब सच अपने घर वालों को बता दिया। अब मैं अपने शोहर से तलाक लेना चाहती थी, मगर वो मुझे तलाक नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी तरफ से मुसलसल मुझे धमकियां मिल रही थीं।
میں نے عدالت کے ذریعے ان پر خلا کا کیس کر دیا، لیکن انہوں نے کورٹ میں ثابت کر دیا کہ میں پاگل ہوں۔ ہمارے بہت سے پڑوسی اس بات کے گواہ بھی تھے اور میری ساری رپورٹس بھی ان کے حق میں تھیں۔ یوں وہ مجھ سے جیت گئے، لیکن خلا سے پہلے ہی یہ خبر ملی کہ پولیس کو ان کی کب سے تلاش تھی۔ جب پولیس ان کو پکڑنے گئی تو انہوں نے پولیس والوں سے مقابلہ شروع کر دیا اور اس مقابلے میں وہ پولیس کی گولی کا نشانہ بن کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ میری جان ان سے خود بخود چھوٹ گئی تھی۔ مجھے ان کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ جب میری عدت پوری ہوئی تو میری ماں نے میری دوسری شادی کر دی تھی اور آج میں اپنے شوہر انور کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔